प्लीज़ यार मेरे भी वीडियो में सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ भाई, मैं भाई समझ के बोल रहा हूँ दोस्तों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं एतजाज़ हसन साहब के बयान के ऊपर बात करना चाहूँगा। जो एतजाज़ हसन साहब ने असली जो है धमाका किया है जो न्यूटर्स के ऊपर, और नाम लेके ऐसा बयान दिया है कि जो नाम लेके बयान देने की बड़े बड़ों को हिम्मत नहीं है। अब देखते हैं कि एतजाज़ हसन साहब पे कब हाथ डाला जाता है। वैसे मुझे पूरा यकीन है उनके ऊपर हाथ नहीं डाला जाएगा, क्योंकि वो ख़ुद वकील हैं और उनके पीछे बहुत सारे वकला की पूरी पार्टी है। तो अब शेर को सवा शेर टकरा गया है, देखते हैं अब क्या करते हैं, क्या एक्शन लेते हैं, देखते हैं। गरीबों पे और कमज़ोरों पे तो फ़ौरन चढ़ते हैं। अब एतजाज़ हसन के ख़िलाफ़ क्या एक्शन होता है देखा जाता है। वैसे एतजाज़ हसन साहब का ये बयान चलाने पे मेन स्ट्रीम मीडिया पे पाबंदी लगा दी गई है कि ये बयान ना चलाया जाए, लेकिन सोशल मीडिया पे तो खूब चल रहा है उनका बयान। तो सबसे पहले सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा। ये सुने ज़रा क्या बोला एतजाज़ हसन साहब ने। वरना ये नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम, ये मुकदमे तो आपके बेइज्जती की तली पे लिखे हुए हो। किसका ये लिखे हुए जिनसे इनको बाजवा साहब ने निकाला है, और बाजवा ने एक बहुत बड़ा जुर्म किया है ये उसको इनको इस तरह छोड़ना। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो सारा मसला नैब ऑर्डिनेंस का था, ये नैब ऑर्डिनेंस को सिर्फ और सिर्फ सियासी इंजीनियरिंग। तो सुना आपने कि एतजाज़ हसन साहब ने नाम लेके बाकायदा NRO 2 देने वाले का और पूरा का पूरा मलबा और धमाका उसी के ऊपर कर दिया है कि बहुत बड़ा जुर्म किया है। जुर्म तो किया है, ज़ाहिर है। 75 साल से बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं पूरी आवाम को। कभी NRO 1 देते हैं, कभी NRO 2 देते हैं, फिर से पाक साफ़ करके इनको पूरी पाकिस्तानी कौम पर मुसल्लत किया जाता है और अपनी और इन सियासी पार्टीज़ की करप्शन को छुपाया जाता है मिली भगत से। जी हाँ, ये मिली भगत से हो रहा है, किसी एक बंदे का ये काम नहीं है। जो भी आता है इस कुर्सी पे पाकिस्तान की आवाम को खाता है, उनका पैसा लूटता है, उनके नाम पे पैसा बाहर से डॉलर्स वसूल करता है, बाहर लेके जाता है, और पाकिस्तानी आवाम उनके लिए हुए कर्ज़ों का बोझ सारी उम्र भरती रहती है। तो पाकिस्तानी आवाम ने इंशाल्लाह इस बार अपना नसीब बदलने का फ़ैसला कर लिया है। पाकिस्तान में कुछ अक्लमंद ये भी समझते हैं कि ज़्यादातर आवाम जाहिल है, इनको अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं है, बस एक बंदे के पीछे लग गए हैं, यानी इमरान खान के पीछे। ये कल्ट फॉलोअर्स, यूथियाज, इमरानडोज, कौन कौन से नाम दिए गए हैं इनको, जबकि ये लोग ख़ुद पिछले 30-40 साल से इन जागीरदार ख़ानदानों, चोरों और डाकुओं की ग़ुलामी पर फ़ख्र महसूस करते हैं। ये उनके साथ मिलकर लूटते हैं। ये इस निज़ाम में ब्यूरोक्रेट, सियासतदान, अशराफिया, जर्नल सब मिल के खा पी रहे थे और किसी को किसी करप्शन से कोई प्रॉब्लम नहीं। सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान है जो इस सिस्टम में एक एलियन बन के आया है, और वही इस करप्ट निज़ाम के बीच में एक रुकावट है। आवाम इमरान खान के साथ है। अब पहले की और अब की आवाम में ये फ़र्क है कि अब आवाम समझदार हो गई है, जबकि ये अभी भी वही 30 साल पुराने माइंडसेट से सोच रहे हैं कि हम प्रोपेगेंडा करके, मीडिया काबू में करके तो अपने बयानी पे आवाम को ले आएंगे। अब आवाम बेवकूफ़ इनसे नहीं बनेगी। एतजाज़ हसन साहब ने पहली बार कोई ऐसा बयान नहीं दिया, इससे पहले भी वो बहुत बयान खुले आम दे चुके हैं, लेकिन इस बयान पे पाबंदी इसलिए लगी कि इसमें जनरल बाजवा साहब का नाम ले लिया उन्होंने खुलेआम। तो बाजवा साहब जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। कौन नहीं जानता आपकी जो आपने NRO 2 दिया है। बस फ़र्क ये है कि पहले इमरान खान बोलता था, अब एतजाज़ हसन साहब भी बोल रहे हैं। आवाम तो पहले से ही जानती है सब। ये एतजाज़ हसन साहब एक और भी एक बयान इन्होंने दिया था, ज़रा इस पर भी गौर फरमाएं क्या कहते हैं।
मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो कि मियां नवाज शरीफ साहब के बहुत साथ और चेयरमैन हमारे प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन लंदन जाके मिल के आए अपने इलेक्शन के बाद उनसे, और बड़े मैं नहीं कह रहा हूँ कि ऐदो पैमा हुए, पर सुन रहे हैं कि हो रहे हैं, पर वहाँ वो एक वीक लिंक है और वीकनिंग लिंक है, और ये जजेस को सोचना चाहिए कि कहीं वो इस तरह उस सियासत में तो नहीं फंस रहे और फंसाए जा रहे हैं। ये सुना आपने एतजाज़ हसन साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट एसोसिएशन के जो सदर हैं मुंतखब होने के बाद मिल के आए नवाज शरीफ से, तो ये सब ब्यूरोक्रेट्स, जजेस, जर्नलों, इन सब की मिली भगत से ये NRO 2 दिया गया इनको, और ये सब इसमें बराबर के शरीक हैं, और ज़ाहिर है कि बराबर का फ़ायदा भी होगा इनको। ताली दोनों हाथों से बचती है। आवाम को लूटने में ये सब बराबर के हैं, किसी के लिए करप्शन कोई मसला नहीं है। आवाम लुटती है, डूबती है, मरती है, कुछ भी करती है, वो मरे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जबकि एतजाज़ हसन साहब के बयान पर बिलावल की जानिब से प्रेशर भी डाला जा रहा है कि जनरल बाजवा के बारे में बयान वापस ले लें, लेकिन एतजाज़ हसन डटे हुए हैं, क्योंकि इनका कहना है कि मैं सच बोल रहा हूँ। जनरल बाजवा ने ही शरीफ ख़ानदान को NRO देकर मुल्क के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती की है। इदारों को मुझे जहाँ बुलाना है मैं वहाँ आऊँगा और अपना यही बयान दूँगा दोबारा उनके सामने भी, जिसको जहाँ बुलाना है बुला लें, ये एतजाज़ हसन साहब का कहना है। तो देखते हैं, अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखा है एतजाज़ हसन साहब को भी। सच बोलने वालों को यहाँ ज़्यादा ख़तरा है। दूसरी तरफ सवात में हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। मुराद सईद साहब की जान को भी ख़तरा है, जो कि सवात में फ्रंट पे अपने लोगों के साथ खड़े हैं। याद रहे कि पहले भी मुराद सईद के ख़ानदान ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। ये रियासत की ज़िम्मेदारी है, ऐसे शख्स को अकेला ना छोड़ा जाए जो रियासत का वफादार हो। मुराद सईद को जान से मारने की धमकियाँ दी गई हैं, फिर भी वो खड़ा हुआ है। और सवात में भी आज बहुत बड़ा मुजाहरा हुआ इसका, इसके ख़िलाफ़ जो दहशतगर्दी वहाँ हो रही है, और TTP के लोगों को दोबारा लाया गया है वहाँ पर। बॉर्डर पे तो फेंस लगा हुआ है, बाढ़ है, तो ये TTP के लोग कैसे आए, कहाँ से आए? तो जाहिर है कि ये मिली भगत से ही हो रहा है सब। दोबारा से पाकिस्तान को एक जंग में झोंका जा रहा है जो दहशतगर्दी के नाम पे शुरू होगी। फिर से वही धमाके, अगवा, वही कार्रवाइयाँ शुरू होंगी, और उनके नाम पे डॉलर खाए जाएंगे फिर से। तो मुराद सईद साहब की जान को बहुत ख़तरा है, तो उनकी हिफाजत भी इस हुकूमत की ज़िम्मेदारी बनती है। पहले तो ये जलसा देखें जो लोगों ने आज एहतजाज किया है सवात में। प्लीज यार मेरे भी वीडियो में देखा सब्सक्राइब आपने कीजिए लोग प्लीज भाई, मैं भाई समझ के निकले बोल हुए रहा हूँ हैं। दोस्तों। अब इनमें भी ग्रुपिंग की कोशिश की जा रही है, तो इन लोगों को ग्रुपिंग से बच के निकलना पड़ेगा, वरना ये फिर जो है ग्रुपिंग का शिकार होके और मफादात के टकराव के आगे झुक जाएंगे ये भी। तो अभी तो सवात में निकल रहे हैं लोग, इतना बड़ा जमे गफील लोगों का निकला है सवात में। तो यही हालात रहे तो पूरे पाकिस्तान में लोग निकलना शुरू हो जाएंगे, फिर आपसे आवाम संभाली नहीं जाएगी। 24 करोड़ आवाम फिर किसी से भी नहीं संभाली जाएगी। फिर बाद में शिकायत मत कीजिएगा कि ये क्या हो रहा है, मुल्क श्रीलंका वाले हालात की तरफ क्यों जा रहा है। आमिर मतीन साहब ने एक बयान दिया आज, बहुत ज़बरदस्त किस्म का। या तो आप जानते ही हैं कामरान टिसोरी को लगाया गया है, जिनके ऊपर कई केसेस, पुलिस मुकाबले और बेशुमार केसेस उनके ऊपर थे। इस हुकूमत में ओहदा मिलने की शायद यही ज़मानत ली जाती है कि आपके ऊपर केसेस होने चाहिए,
ورنہ آپ کو عہدہ نہیں ملے گا. اس حکومت میں عہدہ ملنے کا معیار ہی یہی ہے کہ آپ کے اوپر کوئی نہ کوئی کیس ہونا چاہیے. عامر متین صاحب کہتے ہیں کراچی جیل میں اتنے اچھے اچھے کریکٹر کے لوگ موجود تھے, ان کو یہ بھیرو بھائی ہی ملا تھا. یعنی سندھ میں ریاست کا نمائندہ وہ شخص ہے جس پر اب میں کیا کہوں, ہم اور کتنا ذلیل ہوں گے. کسی کو کوئی شرم نہیں آتی. کوئی محلے کا غنڈہ ہی پکڑ لیتے ریاست کی حلف برداری کے لیے. تو ان کو یہی ملا تھا جس کو انہوں نے پکڑا. پنجاب میں وزیر داخلہ جو تھے کرنل ریٹائرڈ ہاشم ڈوگر صاحب, ان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے, اور اس کے ہٹانے کا فوراً لفافہ میڈیا بریگیڈ نے پروپیگنڈا شروع کر دیا تھا. غریدہ فاروقی صاحبہ نے ٹویٹ کیا, کرنل ریٹائرڈ ہاشم ڈوگر کے وزارت داخلہ پنجاب کے عہدے سے استعفے کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ عمران خان کا اپنے فالوورز کو پاک فوج اور حساس اداروں کے خلاف تیار کروانے کا ایجنڈا کرنل ہاشم ڈوگر تک پہنچا, اور بحیثیت وزیر داخلہ پنجاب وہ اپنی مسلح افواج کے خلاف کسی صورت اپنے ادارے کو استعمال نہیں کر سکتے. تو غریدہ فاروقی صاحبہ نے کہا کہ ان کو اس وجہ سے ہٹایا گیا کہ عمران خان باجوہ کے خلاف لوگوں کو تیار کر رہا تھا. تو کرنل ہاشم ڈوگر صاحب نے فوراً ان کی ٹویٹ کو پکڑا اور اس کے اوپر ایک جواب دیا کہ یہ بالکل غلط خبر ہے. عمران خان میرے لیڈر ہیں اور ہمیشہ رہیں گے. چیئرمین نے کبھی ایسی بات کا حکم نہیں دیا. میں نے ذاتی وجوہات پہ استعفیٰ دیا اور ہمیشہ خان کا وفادار رہوں گا. تو یہ لفافہ میڈیا بریگیڈ کو پہچان لیں آپ اچھی طرح. یہ ان کی ایک سرگرم کارکن ہیں جو ہمیشہ ایسے ہی جھوٹا پروپیگنڈا پھیلاتی رہتی ہیں اور بعد میں شرمندہ بھی نہیں ہوتی اپنے جھوٹ کے اوپر, کیونکہ یہ شرمندگی پروف ہے. دوسری طرف نئے وزیر داخلہ کے طور پہ میاں اسلم اقبال صاحب کا نام آ رہا ہے, تو دیکھتے ہیں کس کو لگاتے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں بہتر. اور ڈالر ریٹ کے اوپر ایک جو ڈالر کا پچھلے دنوں اتنا اونچا ریٹ ہو گیا تھا, تو اس میں پتہ لگا ہے کہ نجی بینکوں نے تقریباً 56 ارب روپے منافع کمایا ڈالر ریٹ کو اوپر نیچے کرنے سے. اور ڈالر مصنوعی طور پر مہنگا کیا گیا, جس میں 8 بینک ملوث نکلے. تو ان بینکوں کے خلاف ابھی کارروائی کا عندیہ دیا گیا ہے. دیکھتے ہیں ابھی کیا کارروائی ہوتی ہے اور کیسے ہوتی ہے. NR2 کے حوالے سے ایک بڑی خبر اور بھی ہے کہ 2-4 دنوں میں موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو بھی منی لانڈرنگ کیس میں بری کر دیا جائے گا, اور نون لیگ کو یہ بتا دیا گیا ہے. یہ صدیق جان صاحب نے لکھا آج. تو اب دیکھتے ہیں کب ان کو بھی NR2 کا شریک بنایا جاتا ہے اور کب پاکستان کے اوپر مزید ان کی کرپشنوں کے بوجھ کو ڈالا جاتا ہے. اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھے پاکستان کو اور پاکستانیوں کو, اور ایسے تمام منافقوں, دوغلوں, سیاستدانوں, کرپٹ ججوں, جرنیلوں اور سارے جو بھی پاکستان کے خلاف اور پاکستان کی عوام کے خلاف کام کرتے ہیں, ان سب کے شر سے اپنی حفظ و امان میں رکھے. آمین ثم آمین. تھینک یو ویری مچ. پلیز یار میرے بھی ویڈیو میں سبسکرائب کیجیے پلیز بھائی, میں بھائی سمجھ کے بول رہا ہوں دوستوں.